नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपको बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताया था। बॉडी फ्लूइड्स में मैंने आपको बताया था कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, उसको एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? डाइल्यूट वाटरी सब्सटेंसेस होते हैं विद द डिजॉल्व्ड केमिकल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द सेल एज वेल एज सराउंडिंग देम, है ना, जो कि एक वाटरी सोल्यूशन होता है और उसके कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म उस फॉर्म में और सेल के चारों ओर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में मौजूद होता है। फिर हमने इसके टाइप्स बताए थे। बॉडी फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी लोकेशन के हिसाब से मैंने बताया था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया, हमारा साइनोवियल फ्लूइड हो गया और हमारा एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में बताई है। अगर आपको देखना है तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस आज मैं पढ़ाऊँगा। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं इस तरह से, इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म होता है और बाहर हमारा क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जिसको हमने आपको बताया था कि यही हमारा इसको हम ECF भी कहते हैं, या इसका स्पेसिफिक नाम है इंटर, मतलब बिटवीन होता है, स्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, या इसी को हम इंटरनल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यही है जो कि डायरेक्ट सेल्स के कांटेक्ट में रहता है, तो यही हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये हमारी कोशिकाएं हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग और हेल्दी लाइफ के लिए क्या आवश्यक है कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, ये हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होने का मतलब कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन, इसका रेट ऑफ सर्कुलेशन, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका pH वैल्यू। pH क्या होता है? pH आपको पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। pH इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। तो इसका pH वैल्यू और ऑस्मोटिक प्रेशर, रेट ऑफ सर्कुलेशन, कंपोजिशन, एसिड बेस बैलेंस, ये सभी चीज़ें इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, या अगर इसमें कुछ वेरिएशन भी हो तो एक बहुत ही माइनर रेंज के बीच में इनमें वेरिएशन होना चाहिए। हालांकि हर वक्त आपका जो है इसमें चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसी से हमारी कोशिकाएं लगातार न्यूट्रिएंट्स लेती रहती हैं और इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो डालती रहती हैं। तो कंपोजिशन तो चेंज ही होता रहेगा, बट उसकी लिमिट जो होगी वो एक फिक्स लिमिट में होना चाहिए। तो इन्हीं फिजिको केमिकल जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, इसको कांस्टेंट बनाए रखना ही क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। यानी या यूँ कह सकते हैं कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाए रखना ही होम्योस्टैसिस कहलाता है। और ये होम्योस्टैसिस दो शब्द से बना है। होम्यो मीन्स होता है सेम, और स्टैटिस मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है।
होमियो मीन्स सेम, मतलब सेम कंडीशन में बनाए रखना। स्टैसिस मतलब स्टैंडिंग स्टिल, उसको कांस्टेंट बनाए रखना, ठीक है। एंड दिस होम्योस्टैसिस टर्म वाज गिवन बाय, एक साइंटिस्ट है हमारे वाल्टर बी कैनन ने यह शब्द प्रयोग किया था 1932 में जो है होम्योस्टैसिस इस फिनोमेना के लिए कि हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसका ये सारी फिजियोकेमिकल जो चेंजेस फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हमेशा कांस्टेंट बनाए रखना ही क्या कहलाता, होम्योस्टैसिस, या इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा जो है वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम स्टेट में बना रहा है, जिससे कि हमारे कोशिकाएं उस एनवायरनमेंट में जीवित रह सकें। इसी फिनोमेना को हम होम्योस्टैसिस कह सकते हैं। तो हम इस होम्योस्टैसिस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि होम्योस्टैसिस क्या होता है, इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, ड्यू टू सीजलेस इंटरप्ले ऑफ द बॉडीज रेगुलेटरी प्रोसेसेस। जो भी हमारे शरीर में बहुत सारी आपके रेगुलेटरी प्रोसेसेस चलते हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, तो उनके एक्शन से जो हमारे शरीर का इंटरनल इन्वायरमेंट का इक्विलिब्रियम बना रहता है उसी को बनाए रखते हैं, उसी कंडीशन को, उसी फिनोमेना को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस आपका एक डायनामिक प्रोसेस होता है। एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँगा, जैसे एक सिंपल सा ग्लूकोज हमारा जो लेवल होता है बॉडी का, एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है, वो होता है 70 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हाँ, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक नैरो लिमिट, यानी कम से कम ब्लड में 70 मिलीग्राम होना चाहिए और अधिक से अधिक 110 मिलीग्राम होना चाहिए, कितने में, 100 ml ऑफ ब्लड में। मीन्स ये एक नैरो रेंज लिमिट है, इसके अंदर है तो हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन है ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस मेंटेन है। अगर इससे कम होता है या इससे ज़्यादा है तो वो हमारा क्या है, होम्योस्टैसिस बिगड़ता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि तुरंत जो हमारे सिस्टम हमारे जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड में इस लेवल को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। जैसे अगर हमारा ग्लूकोज लेवल 70 से कम गया, यानी हमने मान लो समय पर नाश्ता नहीं किया या खाना नहीं खाया, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 से कम हो जाएगा। अब क्या होगा, तुरंत कुछ एक्शन रिएक्शन इसके बॉडी के सेल्स जो लीवर सेल्स होते हैं उसमें तुरंत ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, जिसमें ग्लाइकोजन जो उसमें स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है तुरंत ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड में आ जाता है और फिर से लेवल 70 या उससे अबव कर देता है। इसी तरह से जब हमारा ग्लूकोज का लेवल अगर 110 है, इससे ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो तुरंत हमारे पैंक्रियाज की जो सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, उससे तुरंत सिक्रीशन होता है इंसुलिन हार्मोन का, और वो क्या करता है, ये ब्लड के जो ग्लूकोज होता है उसका एब्जॉर्प्शन करवा देता है और हमारा फिर लेवल 110 के लिमिट में आ जाता है। तो इस तरह से ये होम्योस्टैसिस काम करता है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। अब ये होम्योस्टैसिस बिगड़ता क्यों है, इसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। ड्यू टू द डिसरप्शन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसमें डिसरप्शन की वजह से, डिसरप्शन मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर हमारा बाहरी वातावरण है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो हमारा जो है होम्योस्टैसिस गड़बड़ हो जाता है। या हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई अगर चेंजेस होते हैं तो भी हमारा बदल जाता है होम्योस्टैसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज होने का मतलब जैसे बाहर का हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल है, या प्रेशर जो है एयर का प्रेशर हो गया,
ये आपका घट जाए बढ़ जाए, या ऑक्सीजन लेवल हमारा जो है इसमें घट जाए बढ़ जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये सब चेंजेस होते हैं तो हमारा होम्योस्टैसिस भी चेंज होता है। और इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा अंदर, शरीर के अंदर भी चेंज होने की वजह से हमारा होम्योस्टैसिस चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वही ब्रेकफास्ट अगर समय पर ना करें तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये इंटरनल, इसके अलावा हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी होता है। हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी होता है। इस सोशल इन्वायरमेंट में हमारे ऊपर बहुत सारे तनाव होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे जो कमाने वाले लोग हैं उनको पैसे कमाने का जो है स्ट्रेस है, जो पढ़ते हैं बच्चे स्कूल में उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, जिनके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं उनके अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, ये भी आपके इस होम्योस्टैसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये होम्योस्टैसिस अधिकांश केसेस में क्या होता है, जो डिसरप्शंस होते हैं इसमें, वो होम्योस्टैटिक डिसरप्शंस जो होता है वो माइल्ड होता है और टेम्प्रोरी होता है। ठीक है, ये जो होम्योस्टैसिस में चेंजेस होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और टेम्प्रोरी यानी परमानेंट टाइप के नहीं होते हैं। जिसको क्या होता है, जिसके रिस्पांस में जैसे ही कोई चेंज होता है, माइल्ड होता है, टेम्प्रोरी होने की वजह से हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं तुरंत एक्शन में आती हैं और उसको फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आती हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा डिसरप्शन जो होता है होम्योस्टैटिक वो हमारा इंटेंस होता है और प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है और वो बहुत ही इंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी गलती से जो है जल जाए, आग से जल जाए, तो उसका जो भी हिस्सा अंग का जलता है वो आप देखते हैं पूरी तरह से जल जाता है और जो है उसमें ब्लिस्टर्स पड़ जाता है। तो वहाँ का होम्योस्टैटिक जो है डिसरप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे समय तक, तो वो फिर जल्दी ठीक से सही नहीं हो पाता है। या कोई पॉइजनिंग हो जाए, कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए या स्नेक पॉइजनिंग हो जाए उसकी वजह से, और आग फायर की वजह से भी जो हमारा होम्योस्टैटिक डिसरप्शन होता है, बिगड़ता है, वो इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड होता है। या हमारा कोई सीवियर इन्फेक्शन, कोई भयंकर हमको बीमारी लग जाए, है ना, तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका होम्योस्टैसिस जो डिसरप्शन होता है वो इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड होता है। ये होम्योस्टैसिस चूँकि हमारा बॉडी में सेल से ले कर के और ऑर्गन सिस्टम तक, हमने बताया था ना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, तो हमारे सेलुलर लेवल से लेके और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक के हर एक पार्ट हमारे शरीर का जो होता है वो इस इक्विलिब्रियम को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन दो मेन आपके होम्योस्टैटिक को कंट्रोल करने वाले जो प्रोसेसेस सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के, वो आपका होता है पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। यही सबसे इम्पॉर्टेंट आपके बॉडी के सिस्टम होते हैं जो कि इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये सब हम डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम जो जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और उससे कुछ केमिकल मैसेंजर्स निकलते हैं जिसको हम हार्मोन कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही है जो इस हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। इलेक्ट्रिकल
सिग्नल जनरेट करती हैं जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहा जाता है। ये जनरेट करती हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स, जैसे कोई डिसरप्शन हुआ आपका होम्योस्टैसिस में, तुरंत नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स सेंड करता है, भेजता है किसी ऑर्गन को, और वो ऑर्गन तुरंत हमारे इस इक्विलिब्रियम को क्या कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम हमारा, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिससे जो केमिकल मैसेंजर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे ही जब भी कोई होम्योस्टैटिक डिसरप्शन होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स अपने टारगेट सेल पे जाके काम करते हैं और हमारे होम्योस्टैसिस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं, हम जानते हैं नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिसिटी आपके बहुत तेज़ दौड़ती है ना, लेकिन ये हार्मोन्स जो होते हैं आराम से जाते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स या नर्वस सिस्टम से जो होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है। मतलब आपका थोड़ा सा चेंज हुआ, तुरंत आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने तुरंत सेल्स को आदेश कर दिया और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर देता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन निकलते हैं, इसका प्रोसेस लंबे समय तक काम करता है और लगातार, जैसे हमारा बॉडी का ग्रोथ हो गया, जो हमारी बॉडी की साइज़ बढ़ती है, सेल्स की संख्या बढ़ती है, ये सब हार्मोन से ही पॉसिबल होता है। तो ये हम देखते हैं, एक जब हम पैदा होते हैं तब से एडल्ट स्टेज बढ़ते जाते हैं, 25-30 साल में हमारी लंबाई अलग हो जाती है, बॉडी साइज़ अलग हो जाती है, वो सब हार्मोन्स का ही कमाल होता है, वो भी आपका होम्योस्टैसिस में ही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब आपको लंबा होने में 20-25 साल लग रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपका एक स्लो प्रोसेस हुआ। तो मुख्य रूप से यही है, और ये दोनों एक फिनोमेना होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके थ्रू ही ये होम्योस्टैसिस को बॉडी में हमारे मेंटेन करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज दिस इज़ ऑल अबाउट होम्योस्टैसिस। और आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।